छूटा तो हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कदम फिसले तो दर्दनाक मौत होगी। नजर चूकी तो सिर का कचूमर निकल जाएगा। अब ऐसी गुफा में घुसोगे तो इनसे कैसे बचोगे? होश कह रहा था लौट जाओ, जोश कह रहा था बस एक और कोशिश, और दुनिया को वो दिखा दो जो आज तक छुपा है। अभी तक वहाँ जो गए आदमी बहुत कम लौट के आए हैं। आप लोग भी मत जाइएगा। गांव वालों ने कितनी बार कहा था मत जाओ मत जाओ। ऑफिस से भी साफ हिदायत थी, संभल कर रहना, बेवजह खतरा मत मोल लेना। लेकिन हम यहां आकर सब भूल गए। दावा ही ऐसा था कि खतरों के खौफ पर जोश और जुनून भारी पड़ गया। लेकिन अब तो बुरे फंस गए। अब आप खुद सोचिए, कौन 2500 फीट की खाई में यूं लटकेगा? कौन सैकड़ों फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर चढ़ेगा? किसके अंदर हिम्मत है कि सांप सा रेंग कर ऐसी गुफा में दाखिल हो जाए? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस रास्ते पर जा रही है जहां से लौटेगी भी या नहीं पता नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना। किसी कहानी की खोज में या फिर किसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारी टीम न जाने कितने खतरे उठाती है। ये तो आपने हमारी कई शो में देखा हो, कई बार देखा हो। लेकिन इस बार हमने खतरों की जिन हदों को पार किया, जो देखा, जो बर्दाश्त किया, वो इतना खतरनाक था कि शायद हम खुद ही उसे न दोहरा पाए। अब सवाल यह है कि हमने ऐसा क्यों किया? तो जवाब आपको हम नहीं, छत्तीसगढ़ की वो जमीन देगी जिसे चुनौती देने की हमने जुर्रत की थी। छत्तीसगढ़ भारत का एक खूबसूरत प्रदेश। कुदरत यहां के जंगलों में आज तक पूरी तरह अनछुई है। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, उन्हीं जंगलों, पहाड़ों और खाइयों में छुपे हैं कई अनदेखे रहस्य। कहते हैं राम राज्य का एक रहस्य हजारों साल से छत्तीसगढ़ में एक जगह आज भी सो रहा है। रहस्यों, कहानियों और राम काल के साक्ष्यों को समेटे वो जगह है जसपुर। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और आज जिस कहानी से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ वो कहानी है त्रेता युग की। कहानी ये है कि रामायण काल के बाद जब भगवान लक्ष्मण को अपना वास्तविक शेषनाग वाला रूप धारण करना था और उसे धारण करने के लिए उन्हें नागलोक जाना था, तो वो मैकल की इन पहाड़ियों में पहुँचे। मैकल की इन पहाड़ियों में इसलिए पहुँचे क्योंकि कहते हैं कि मैकल की इन पहाड़ियों में एक रहस्यमय कुंड है जहाँ से नागलोक के लिए एक गुप्त रास्ता जाता है। नागलोक वापस जाने से पहले भगवान लक्ष्मण इस जगह पर कुछ देर के लिए विश्राम करने रुके और प्यास लगने पर उन्होंने अपने पैरों का पंजा मारकर पानी धरती से अवतरित किया। कहते हैं यही वो लक्ष्मण कुंड है और इसी वजह से इस जगह का नाम लक्ष्मण पंजा पड़ा। हमारा अगला पड़ाव
महनई गांव था। गांव एक जंगल से घिरा है और लोगों के मुताबिक उस जंगल में राम और लक्ष्मण से जुड़े कई साक्ष्य हैं। लोगों के मुताबिक यहीं लक्ष्मण ने राम से विदा ली थी और अपना शेषनाग रूप धारण किया। कहते हैं वहां किसी पहाड़ी पर लक्ष्मण के नागलोक जाने का गुप्त रास्ता छुपा हुआ है। गांव पहुंचकर हमने बिना वक्त गंवाए गांव वालों से सीधे सवाल किया, लेकिन न जाने क्यों नागलोक का नाम सुनते ही सब घबरा गए। चट्टान से ऊपर से नीचे गिर जाने पर इंसान की हड्डियां भी नहीं मिलेगी सर। अभी तक वहाँ जो गए आदमी बहुत कम लौट के आए हैं। अभी तक वहाँ कोई नहीं जाने की कोशिश की है सर जी। जो गया वो लौट कर जिंदा नहीं वापस आया सर। आप लोग भी मत जाइएगा सर। किसी ने राम से जुड़े साक्ष्य की कहानी सुनाई तो कोई लक्ष्मण की बात करने लगा। ये कहानियां इस इलाके में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं, सैकड़ों हजारों साल से। अब तिनका है तो उसका पेड़ भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। हमने सोचा कि कहीं गांव वाले मशहूर होने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो हमें जाने से क्यों रोकते, वहां ले जाकर कुछ भी उल्टी सीधी कहानी गढ़ देते। इसका मतलब पहाड़ों में कुछ तो है। उस विशाल जंगल में कुंड को तलाश पाना नामुमकिन काम था। हमने साथ चलने के लिए कहा तो गांव वालों ने साफ मना कर दिया। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को हमने साथ चलने के लिए तैयार किया। आज तक आपने मेरे साथ जंगल के कई सफर तय किए, लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि आदित्य राय इतने साजो सामान के साथ जंगल में क्यों चल रहा है। कहानी तो आपने सुन ली और जंगल के खतरों के बारे में भी लोगों ने आपको समझा दिया। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी नागलोक के खतरनाक और रोमांचक सफर पर और आप मजा लीजिए इस जंगल के रोमांच और खतरों का। गांव वालों के मुताबिक राम और लक्ष्मण यहीं से गुजरे थे, इसलिए यह जमीन उनके लिए पूज्य थी। लेकिन वो नागों की सेना का नाम ले लेकर डर रहे थे। हम रास्ते भर उनका हौसला बढ़ाते रहे। जंगल यहाँ से शुरू हो गया मनु जी। यहाँ से नागलोक का जंगल शुरू हो गया है और नागलोक का जंगल में 2700 प्रकार के सर्प रहते हैं। 27 प्रकार के सांप होते हैं यहाँ जी। 27 प्रकार के सांप होते हैं। और कौन कौन से सांप होते हैं जहरीले यहाँ? रसेल वाइपर भी होता है सुना है। रास्ता वाइपर और कराइट। अच्छा, रसेल वाइपर को कॉमन करे दोनों होते हैं जी। अच्छा, तो तुम डरा रहे हो क्या यार? रसेल वाइपर है यहाँ। रसेल वाइपर है दादा यहाँ, बच के चलना जरा। थोड़ा आगे बढ़े थे कि तभी गांव वाले चीखने लगे। हम उस ओर भागे। चट्टानों के पीछे उन्हें कोई विशाल सांप दिखा था या कोई और जीव, पता नहीं। डरकर गांव वाले वहीं खड़े हो गए, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले वो जीव न जाने कहां गुम हो गया। गांव वाले बेहद घबराए हुए थे। हमने किसी तरह उनका हौसला बढ़ाया और आगे चलने के लिए फिर से तैयार किया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को पहले इस पहाड़ी पर चढ़ना था, फिर वहां से एक खाई में उतरना था। गांव वालों ने बताया कि वो खाई का रास्ता ही लक्ष्मण यानी शेषनाग के उस नागलोक तक हमें ले जाएगा। चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे। हमें लगा कि कहीं सारी मेहनत धरी की धरी तो नहीं रह जाएगी। हो सकता है वहां सांपों की सैकड़ों बाबियां हों और गांव वाले उसे ही नागलोक का नाम देते होंगे।
लेकिन यह भी सच है कि राम ने अपना वनवास इन्हीं जंगलों में कहीं गुजारा था। मुमकिन है यहां त्रेता युग का कोई साक्ष्य मिल जाए। बस यही उम्मीद पैरों की ताकत बनी हुई थी। फिर जो दिखा उसने हमारी आंखों में चमक भर दी। सर ये नागलोक का रहस्यमय झरना है। अच्छा, यही है। लक्ष्मण जी नागलोक के लिए गए थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना एकदम मौत है। वहाँ बहुत लोगों ने पहुँचने की कोशिश की है, जो अभी तक वापस नहीं आया है, जिंदा वापस नहीं आया वहाँ से। वो बीच में जो कुंड दिखाई दे रहा है वहीं पहुंचना है हम लोगों को। तो वहाँ तक तो सर पहुँचना नामुमकिन है सर। क्या कह रहे थे मनु तुम, जो 600-650 फीट की ऊंचाई होगी इसकी? और वहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा है? नहीं कोई नहीं पहुँचा। अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। पहुँचने के बहुत लोग कोशिश किए हैं, लेकिन हाँ। अभी तक कोई वहाँ से जिंदा वापस आ नहीं पाया है। हमने सोचा कि जो गांव वाले यहां नागलोक की तलाश में आए थे, वो या तो इस 2500 फीट की खाई में गिरकर मारे गए, या फिर 650 फीट की चढ़ाई चढ़ने में किसी हादसे का शिकार हो गए, और इलाके के लोगों ने उनकी मौत को नागों का हमला मान लिया होगा। हां, शायद यही हुआ होगा, लेकिन फिलहाल हमें वजह की चिंता नहीं थी। अभी तो हमें यह लग रहा था कि इतनी गहरी खाई में कैसे उतरेंगे। कहते हैं यही वो रहस्यमय कुंड है जहां से नागलोक के लिए गुप्त रास्ता जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में रामायण काल के बाद जब लक्ष्मण जी को अपना शेषनाग वाला रूप वापस धारण करना था, तो लक्ष्मण जी इसी रहस्यमय कुंड के रास्ते से होते हुए नागलोक गए थे, और उन्होंने फिर नागलोक में अपना शेषनाग वाला रूप वापस धरा। दावा स्थानीय ये भी है कि इस रहस्यमय कुंड में कई विशालकाय सर्प अक्सर देखे जाते हैं, और कहते हैं कि जो भी इंसान नागलोक तक पहुंचने के लिए उस कुंड तक गया, वो कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। इस नज़ारे को देखिए। उस रहस्यमय कुंड तक हमें पहुंचने के लिए करीब 2000 फीट के इस पहाड़ में नीचे खाई में उतरना होगा, और उसके बाद फिर करीब 650 फीट की खड़ी चट्टानों वाली चढ़ाई कर उस कुंड तक पहुंचना होगा। और मौत का जो दावा किया जाता है इस रास्ते को लेकर, वो दावा इसे देखकर कोई भी इंसान गलत नहीं ठहरा सकता। हमने सोचा मंजिल दूर सही, रास्ता खतरनाक सही, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या पता हमें उस कुंड में या उसके आसपास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे सदियों का इतिहास बदल जाए। नीचे उतरना है सर। कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, यहीं से नीचे उतरना? और वो भी पूरा रस्सी के सहारे से उतरना है नीचे। तो करीबन जो है कि 1000 फीट से ऊपर की खाई होगी। जी सर। इससे पहले उतरे हो कभी? नहीं, इसमें कभी नहीं उतरे हैं सर, और आपको ही उतरना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें कभी नहीं उतरे हो? नहीं। साथ वाला कोई बंदा जो उतरा हो यहाँ? नहीं। कोई भी नहीं है? सबसे पहले मुझे ही उतरना पड़ेगा? सर, आपको उतरना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा। गांव वालों ने नीचे उतरने से साफ मना कर दिया। पहले आप जाइए, आप बच गए तब हम आएंगे। अब कोई रास्ता नहीं था, सांस अटकी थी, लेकिन इरादा मजबूत था। इसकी पहले जो है गहराई नाप लेते कितनी है, रस्सी कहाँ तक जा पाएगी। इसमें कुछ रहता ना भारी चीज़ तो हाँ जल्दी जाती। पत्थर तो नहीं बांध। प्लान फेल हो गया, रस्सी रास्ते में अटक गई। अब बिना जाने खतरा उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नागलोक का वो रहस्यमय कुंड हमारे आंखों के सामने है, लेकिन उस तक पहुंचने की पहली और सबसे खतरनाक चुनौती यहीं से शुरू होती है।
नागलोक के उस रहस्यमय कुंड तक पहुंचने के लिए हमें करीब 1500 फीट की इस खाई में नीचे उतरना है। पहाड़ में खाई में एक तरफ दरदरी मिट्टी के टीले हैं जिन पर पैर रखते ही ये दरक जाते हैं, और दूसरी तरफ ये पथरीली नुकीली चट्टानें जिनसे आपका शरीर टकराने पर यह आपके शरीर को चीर फाड़ देगी। सुरक्षा के सारे उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैक जानलेवा और ख़तरनाक है। धीरे धीरे रस्सी को छोड़िए, मैं जैसे कहूँगा धीरे धीरे रस्सी को छोड़िएगा। मैं चट्टानों पर पहले अपनी पकड़ बनाता हूँ और मैं जैसे जैसे नीचे उतरूँगा वैसे वैसे आप रस्सी को छोड़ते जाइएगा। ये विसल है मेरे पास, मैं विसल बजाऊँगा और विसल बजाने के बाद आप थोड़ी रस्सी छोड़ेंगे। फिसलती चट्टानों ने खतरे की घंटी बजा दी। ओ, ये दरक रहा है दादा, ये जानलेवा ट्रैक है दादा। चट्टानें सतह से अटकी थीं बस, एक पैर फिसला तो खेल खत्म, और वही हुआ जिसका डर था। ओ, रस्सी का सहारा ना होता तो हम हजारों फीट गहरी खाई में समा गए होते। अब और संभल कर कदम रखने होंगे। आप चट्टानों को पकड़ नहीं सकते क्योंकि पत्थर दरक रहे हैं, गिर रहे हैं। इसी सहारे से आपको नीचे उतरना होगा और करीब 1500 फीट की नीचे खाई है और इसी तरीके से ओह ओह कमर में रस्सी बहुत टाइट हो चुके हैं। ओह, यहाँ रुकने की जगह है, थोड़ा रस्सी ढीली कीजिए। यहाँ रुकने की जगह रस्सी छोड़िए। थोड़ा नीचे उतरे ही थे कि एक और हादसे का शिकार बन गए। एक मोटी चट्टान से आदित्य का शरीर जोर से टकराया, दर्द से चीख निकल गई। कमर में एक जो है चट्टान का बाहरी सिरा जोर से टकराया। मैं इस दरदरी मिट्टी से मेरा पैर फिसला और बहुत तेज चोट लग चुकी है कमर में। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का सफर सबसे खतरनाक मोड़ पर था। नीचे आदित्य और ऊपर गांव वालों के साथ कैमरामैन प्रणय। सबकी सांसें अटकी हुई थी। आदित्य धीरे धीरे नजरों से ओझल हो रहे थे। उनकी आवाज उनके सर पर लगे गोप्रो कैमरे में कैद हो रही थी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए ना, यहाँ से मैं मेरे कैमरामैन को देख पा रहा हूँ ना मेरे कैमरामैन मुझे देख पा रहे हैं। वो मुझसे हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और मैं इस खाई के बीच में लटका हुआ। ये ड्रोन कैमरा है जो मेरे विजुअल ले रहा है। रस्सी जो है वो तेजी से नीचे छोड़ रहा है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका था। ऊपर बैठी टीम को भी नहीं पता था कि रस्सी ढीली करनी है या आदित्य को ऊपर खींचना है। दादा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बीच में लटक चुका हूँ। आदित्य खाई में लटक रहे थे। अब उनकी घबराहट बढ़ने लगी थी। मौत आंखों के सामने नाचने लगी थी।
आदित्य सीटी बजाते रहे, लेकिन वो इतनी गहरी खाई में थे कि आवाज चोटी पर बैठी टीम तक नहीं पहुंच रही थी। रस्सी मत छोड़ो, रस्सी मत छोड़ो अभी, जब तक सीटी ना बजाऊं। सीटी बजाऊंगा तब छोड़ना यार, और थोड़ी थोड़ी छोड़ो, एक एक 1.5 फीट। तभी अचानक पत्थर मौत बनकर बरसने लगे। आदित्य ने किसी तरह चट्टानों से चिपककर अपनी जान बचाई। एक भी नुकीली चट्टान सर पर गिरती तो जान जा सकती थी। ऊपर बैठी टीम चट्टानों की बारिश से अनजान थी। अगर वो रस्सी ढीली करते तो आदित्य के मारे जाने का डर था। आदित्य ने फौरन रस्सी खोली और एक बड़ी चट्टान के नीचे छुप गए। जान तो बच गई, लेकिन अब आदित्य ऊपर बैठी टीम से पूरी तरह अलग हो चुके थे। ये देखिए, बाकी सारी टीम के लोग ऊपर हैं और मैं यहाँ नीचे इस खाई में फंसा हुआ हूँ। और मेरी स्थिति देख के टीम के किसी भी सदस्य के नीचे आने की हिम्मत नहीं है। कोई भी नीचे, करीब 500 फीट से ज़्यादा मैं खाई में नीचे उतर चुका हूँ, लेकिन अब कोई यहाँ से यहाँ वापस आने को तैयार नहीं। और इस रास्ते से ऊपर चढ़ के जाना तो मेरे बस की बात नहीं, जिसकी वजह से अब जो है नीचे वाला ये रास्ता ये हमें तय करना पड़ेगा। न वो रस्सी के सहारे ऊपर जा सकते थे, न उनसे संपर्क करने का कोई जरिया था। वो खाई में बीच में अटके थे। इधर से वापस जाना यानी नामुमकिन और मौत के मुंह में जाने जैसा। और इधर से वो रास्ता जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं और रास्ता दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानें। पानी की कमी हो चुकी है शरीर में। धूप जो है वो तेज है, करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है जंगल का। शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है। हर कदम पर मौत का खतरा था। एक भी पत्थर पहले की तरह पहाड़ से टूट गया तो आदित्य सीधे खाई में समा जाएंगे, लेकिन यहां बैठेंगे तो गर्मी और डिहाइड्रेशन से मारे जाएंगे। चला जाए, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट चुका है। करता हूँ इन चट्टानों से ऊपर चढ़ने की। आदित्य मजबूत और बड़ी चट्टानों के रास्ते ऊपर चढ़ने लगे। इस बार किस्मत ने साथ दिया। हालत खराब हो रही, कुछ नहीं समझ आता तो जोर जोर से चिल्लाते, पर ना कोई सुनने वाला था न सुनाने वाला। आदित्य की उम्मीद और हिम्मत दम तोड़ रही थी। तभी कैमरामैन प्रणय की एक ट्रिक काम कर गई। प्रणय ने ड्रोन के जरिए आदित्य को इशारा देकर रास्ता बताना शुरू किया। आदित्य उसी का पीछा करते हुए आखिरकार सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उस लम्हे में दिमाग में सिर्फ एक बात थी, जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं। हमें नीचे उतर गए थे 10 लोग, फिर 10 लोग ऊपर चढ़े, फिर ड्रोन घुमाए, कितना ढूंढे तुम्हें। मैंने को डर लग रहा था यार, कोई भगवान करे तुम ऊपर आओ यार। आ रहा हूँ दादा, जंगल ना आपके बस में है ना मेरे बस में है। यार इतना भूल भुलैया फंसना नहीं चाहिए यार। दादा ये जंगल जो है मौत का जंगल शायद इसे इसीलिए कहा जाता है। 10 लोग ढूंढ रहे थे, 10 आंख एक ड्रोन, किसी पे नजर नहीं आ रहे तुम। इससे बड़े खतरे का मुकाबला हमने आज तक नहीं किया था। शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन जुनून ने हार नहीं मानी थी। हाँ, मौत को देख के दादा जो आदमी आया हो, लेकिन हंसना जरूरी, क्योंकि अभी सफ़र को पूरा करना है। सफ़र को ऐसे नहीं छोड़ सकते।
कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा नागलोक की उस रहस्यमय गुप्त रास्ते तक पहुंचने के लिए। हम वापस गांव चल दिए, लेकिन उस इरादे के साथ कि लक्ष्मण के उस नागलोक की कहानी को हम अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। लोगों ने हमसे कहा था कि जंगल में आपको त्रेता युग के न जाने कितने अनदेखे साक्ष्य मिलेंगे। राजा राम की आभा का एहसास होगा, लक्ष्मण के होने के साक्ष्य भी दिखाई देंगे, और तो और आपको नागों की सेना मिलेगी, और यह सब आपको एक कुंड में दिखाई देगा। लेकिन कुंड तक पहुंच पाना नामुमकिन है। सफर की शुरुआत में हमें न नागों का डर था न रास्ते के खतरों का, लेकिन अब हमें यह लगने लगा था कि कुंड तक पहुंच पाना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या हम लौट गए? क्या हमने हार मान ली? और अगर हमने हार मान ली तो फिर हम इस खतरनाक गुफा में क्या कर रहे हैं? अब हम यहां क्या तलाश रहे हैं? क्या यह कोई नई कहानी है? आप खुद देख लीजिए। सुबह सूरज की सुरमई चादर ने अंधेरे को ढककर हमारी आंखें खोली। हम गांव में थे और मौत से बचकर आए थे। अब हम उस 2500 फीट की खाई में दोबारा नहीं उतरेंगे। तो क्या करें? लौट जाएं? क्या सफर यहीं खत्म हो जाएगा? इस सोच के साथ हमने गांव के आसपास घूमना शुरू किया। अचानक हमारी नजर जंगल से निकलकर आए एक साधु पर पड़ी। ये जंगल में ही रहते हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। जंगल में मकर भजा है, लाखों 100 फीट के नीचे घाघ है, गिर रहा है, पानी है, उसमें एकदम नाग जी का वसा है। वहीं से शेष गुफा जाने का रास्ता है, तो नाग लोग नहीं जाने देते हैं। एक और रास्ता है। ये सुनते ही मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद फिर जिंदा हो गई। बाबा ने कहा कि उस गुफा में लक्ष्मण जी की मौजूदगी के साक्ष्य हैं, लेकिन गुफा के अंदर नहीं जा पाओगे, और अगर चले भी गए तो गुफा की भूल भुलैया में खो जाओगे और मारे जाओगे। हमने सोचा कि इतनी गहरी खाई का सामना कर लिया तो गुफा भी देख लेते हैं। आपको पता है वो गुफा कहाँ है? यही है गुफा। आप गए हैं कभी वहाँ? हाँ, कुछ दूरों तक। अच्छा, आप गए हैं? हाँ, और उधर नहीं जा पाए हैं कि उधर पता नहीं कि हम भी भुला जाएंगे कि क्या होंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, डर लगता है। हाँ। बताएंगे वो गुफा कहाँ है? हाँ, यहीं पर है। बताइए कहाँ है। यहाँ पर है। चलिए बताइए। हम बाबा के पीछे पीछे पहाड़ में नीचे उतरते गए। रास्ता बेहद संकरा था और दूसरी तरफ खाई थी। हम एक एक कदम सावधानी से रखते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस रहस्यमयी गुफा का मुहाना हमारे सामने था। नीचे हजारों फीट खाई में जो पानी बह रहा है, ये पानी रहस्यमयी नागलोक के कुंड से ही निकल रहा है। सामने भूरी चट्टानों वाला जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक उसी पहाड़ के पीछे रहस्यमयी नागलोक का कुंड है। और जिस पहाड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी पहाड़ पर वो गुफा है जहाँ से नागलोक के लिए एक दूसरा रास्ता जाता है। ये सारी जगह आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये पहाड़ पूरी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहते हैं इसी गुफा से एक दूसरा रास्ता
ठीक नागलोक के कुंड में उसी जगह पर जाकर मिलता है जहां पर नागलोक का द्वार छिपा हुआ है। गुफा में थोड़ा अंदर जाते ही समझ आ गया कि बाबा ने गुफा को खतरनाक क्यों कहा था। गुफा के अंदर 5-7 मीटर ही बढ़ने के बाद घनघोर अंधेरा छा जाता है। बाहर का उजाला अंदर नहीं आ पा रहा है और मेरे हेड पर एक माउंट लाइट लगा हुआ है। इसके सहारे भी हम बमुश्किल 10 से 12 फीट ही देख पा रहे हैं। आगे घनघोर अंधेरा है। गुफा काफ़ी सक्रिय है। इंसान यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के भी वो ठीक तरीके से नहीं चल सकता। महज 1 फीट ऊंची गुफा और चाकू सी नुकीली चट्टानें। चलना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। ये रास्ता तो खाई में उतरने से बहुत आसान था। अरे ये क्या है? इसके आगे कहाँ से जाना है बाबा? यहीं से जाना है। यहाँ आदमी लेट कर जाएगा, सांप के जैसे जाना पड़ेगा, तब अंदर में जाकर कहीं खड़ा मिलेगा। इसके आगे रास्ता नहीं है। हाँ लेकिन आप तो बोल रहे थे गुफा बहुत बड़ी है, ये तो हाँ 20-25 मीटर आकर ही खत्म हो गई। हाँ चमगादड़ जाने वाला वो इसके आगे जा नहीं पाते हैं। आप भी नहीं गए इसके आगे? हाँ नहीं गए हैं। ये छोटा एक रास्ता निकलता है वो दिखाई दे रहा है, वही जाता है। हाँ वही जाता है और वहाँ से तो एकदम ऐसा अंदर तक जाता है और हजारों आदमी उसमें एडजस्ट हो सकता है, इतना मतलब अंदर है। रहस्य जानना है तो अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएं? कहां निकलेंगे? अंदर कौन सा खतरा होगा? और आगे जाकर अगर गुफा बंद हुई तो इस रास्ते से वापस कैसे आएंगे? हिम्मत बांधकर हमने पहली कोशिश की। तकलीफ हो रही है दादा यहाँ से अंदर बढ़ने पे। दादा मैं जो है पीछे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे को इतना बताइएगा कि मुझे शरीर में ये नहीं थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, डाउन, डाउन। हाँ वरना हाँ, चोट ना लगे। हाँ हाँ और थोड़ा डाउन, थोड़ा हाँ और थोड़ा डाउन। हाँ बस 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 आराम से। ओ यार रुको रुको, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तभी कुछ ऐसा दिखा जो उस अंधेरे में उम्मीद की किरण बन गया। दादा यहाँ अंदर दिख रहा है। दिख कोई रास्ता है दादा? दिख रहे हैं? दिख रहा है। ऐसे बड़ी सुरंग दिखाई दे रही है दादा। मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अगर कुछ खतरा हो तो मेरे पैर खींच लेना। बिल्कुल। मैं जैसे चिल्लाऊंगा। तभी किसी ने हमला कर दिया। नहीं नहीं, चमगादड़ है। चमगादड़ थे। एक पल के लिए डर से जान निकल गई थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और आखिरकार कोशिश सफल हुई। आइए देखिए, रास्ता बहुत बड़ा है। अरे आप आएंगे इसमें से? आ जाएंगे आप, अंदर तो आइए। एक एक करके आधी हकीकत आधा फसाना की पूरी टीम भी अंदर दाखिल हो गई। अब हम एक बड़ी गुफा में थे, ठीक वैसी जैसा साधु बाबा ने बताया था। लेकिन न लक्ष्मण का कोई साक्ष्य दिखा, न ही सांपों की बाबियां। तभी हमारी नजर एक और रास्ते पर पड़ी। गुफा में कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ से जाने की जगह दिखाई दे रही है। एक ये रास्ता दिखाई दे रहा है और दूसरा इस तरफ एक रास्ता है। इस रास्ते पर जाना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ये रास्ता इतना छोटा है कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से भी काफ़ी सकरा रास्ता है, वो मुश्किल 1 फुट की जगह होगी। इस रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं
कि अंदर की स्थिति क्या है। दादा पहले मैं अंदर पहुंच जाता हूँ, उसके बाद आप मुझे फॉलो कीजिएगा। आदि ध्यान से। यहां भी हमें रेंग कर आगे बढ़ना था। एक चूक और चाकू से नुकीली चट्टानें शरीर फाड़ देंगी। लेकिन अब इतना अंदर आ गए हैं तो कदम पीछे नहीं खींचेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। बड़ा सा स्पाइडर था दादा। स्पाइडर काट लेगा, हाथ देखना। काफी जहरीला स्पाइडर था। यहाँ काफी देख के चलना होगा। अगर स्पाइडर गलती से काट लेता ना तो यहीं लेने के देने पड़ जाते हैं। जहरीली मकड़ी आहट पाकर छुप गई। लेकिन अगर कोई जहरीला सांप होता तो वो हमें खतरा समझकर हमला कर देता। तब तो यहां भागने की जगह भी नहीं मिलती। एक चेंबर और है दादा यहाँ। अचानक से कोई बदबू यहाँ आ रही है। बहुत तेज बदबू है। गुफा में हम चलते चलते काफी अंदर आ चुके थे। हवा कम होने की वजह से दम घुट रहा था। एक अजीब सी गंध आ रही थी। यहाँ से बाहर निकल। अब ये चमगादड़ की लीद की गंध थी या कुछ और, पता नहीं। दादा सर जो है ना बहुत भारी हो रहा है। आराम से अपना ध्यान रखना यार। आगे बढ़। आ रहा है, मैं बाहर आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। गोभी पहनना जो है ऊपर के रास्ता से नहीं है, जो ना सर एकदम भारी होने लगा है। ऊपर के रास्ता से। अंदर इससे ज्यादा अंदर नहीं जाया जा सकता। न जाने क्या था, बेहोशी छाने लगी। अब तक गैस का असर सब पर होने लगा था। किसी अनहोनी की आशंका से सब तेजी से बाहर निकले। गांव वालों ने कहा कि गुफा में बहुत अंदर सैकड़ों हजारों नाग हैं और ये उन्हीं की जहरीली फुफकार का असर था। अब ये मान पाना तो मुश्किल है, लेकिन वो दम घोंटती गंध किस चीज की थी ये भी समझ नहीं आया। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही है अभी तक। सर एकदम भारी हो गया। अरे मैं मना किया था सर आपको अंदर जाने के लिए, तो आपने तो बहुत देर लगा दिए। थक हार कर हम गांव लौट आए। हमारा ये पहला सफर था जहां हम खतरों से लगातार हार रहे थे। एक और कोशिश, एक और हार। न हम खाई के रास्ते कुंड तक पहुंच पाए और न गुफा के अंत तक पहुंचने में कामयाब हुए। अब तो हमारा लौटना तय था। तभी एक गांव वाले ने हमें कुछ बताया। उसने कहा कि बिना खाई में उतरे पहाड़ की तलहटी तक जाने का एक रास्ता है। हमने पूछा कि जब एक और रास्ता था तो पहले क्यों नहीं बताया? तो उस शख्स ने कहा कि उस रास्ते में विशाल सांप रहते हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं। हमने सोचा कि जंगल है तो सांप तो होंगे ही, शायद विशाल अजगर हों, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। इस बार हम कुंड तक पहुंच के ही रहेंगे। हम बहुत खुश थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि अब तक का सबसे बड़ा खतरा उस रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा था। 2500 फीट की खाई उतरने की कोशिश नाकाम रही। गुफा के अंदर भी उस रहस्यमयी गंध ने हमें भागने पर मजबूर कर दिया।
अब इस रास्ते पर हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब और नहीं, अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में 50 फीट से भी बड़े बड़े विशालकाय सर्प है और उन सर्पों के इस इलाके में चलने की वजह से ही ये जगह इस तरीके से जिगजैग बन गई है और ये मान्यता होने की वजह से ही इस इलाके में कोई इंसान नहीं आता। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार हम लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं। आप लोग अगर इस रास्ते को देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से जिगजैग बन जाता है। आपने कभी सर्पों को चलते हुए अगर ज़मीन पर देखा है तो वो इस तरीके से रेंग कर चलते हैं। सर्प कभी सीधे नहीं चलते। हम कई बार गिरे, बहुत ही संभल के आपको उतरना पड़ेगा इस रास्ते से। एक पैर जो है यहाँ संभाल के रखना होगा। ये जो है उसके काफी पकड़ पटेल, पकड़ पकड़। चोट लगी, दर्द बर्दाश्त किया, वो गिरते संभलते हम नीचे उतरते रहे। मनु एकदम आराम से। आखिरकार कई घंटों तक चलने के बाद पहाड़ की तलहटी हमारे सामने थी। दो दिनों तक खतरनाक जंगल की खाक छानने के बाद जब आप अपने मुकाम के बेहद करीब होते हैं तो आपका उत्साह बढ़ जाता है और वो चमक आपके चेहरे पे आ जाती है। मेरे चेहरे की चमक देखकर आप समझ गए होंगे कि हम लोग नागलोक के कुंड के बिल्कुल नीचे मौजूद है। यहाँ से इस झरने और खड़ी चट्टान की 650 फीट की चढ़ाई करने के बाद हम नागलोक के कुंड में होंगे और नागलोक का रहस्य आपके सामने होगा। सामने 650 फीट की ऊंची चढ़ाई थी, एकदम दीवार सी सीधी, और ऊपर से बहते झरने की वजह से जगह जगह पर काई की फिसलन थी। इस पर चढ़ पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आज तक आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने खतरों से हार कर कभी सफर खत्म नहीं किया था। हमने चढ़ाई शुरू की, लेकिन हर कदम पर खतरा साथ चल रहा था। हमें जिस चट्टान पर चढ़ना पड़ रहा है उस चट्टान के एक तरफ पथरीली खड़ी चट्टानें हैं और दूसरी तरफ बमुश्किल से 1.5 से 2 फीट पैर रखने की जगह है और उसके बाद नीचे सीढ़ी स्लिपरी चट्टानें हैं। अगर गलती से आपका पैर फिसला फिर चट्टानें आपको सीधे नीचे गिरा देगी। अब तक हम करीब 250 फीट की चढ़ाई चढ़ चुके थे। कुंड तक जाने के लिए हमें इस रास्ते पर चढ़ना था। चढ़ाई एकदम खड़ी और चिकनी थी। इधर में आके हमने गलती तो नहीं कर दी? यहाँ से कैसे चढ़ पाएंगे? रास्ता है भाई साहब ये जो है कि अगर गलती से इन चट्टानों से अगर नीचे फिसल गए ना तो जान यानी हड्डियां नहीं मिल पाएगी घर वालों को। सहारे के लिए न कोई पेड़ था न उभरी चट्टानें। पानी की रफ्तार तो तेज नहीं थी, लेकिन लगातार पानी बहने की वजह से जगह जगह काई जमी हुई। अगर एक बार भी पैर फिसला तो सीधे खाई में जाकर गिरेंगे। हमने हिम्मत बांधकर एक कोशिश की और पूरा दम लगा दिया। आदिमानव जिस तरीके से चला करते थे, बंदर जिस तरीके से चट्टानों पर पहाड़ों पर चलते हैं, ठीक उसी पोस्चर में हमें चलना पड़ रहा है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं नीचे की तरफ बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ ऊंचाई की तरफ देखिए तो आपको डर नहीं लगेगा। आधी हकीकत आधा फसाना की आधी टीम ऊपर पहुंच चुकी थी।
लेकिन तभी चट्टानों पर फैली काई की वजह से आदित्य और कुछ गांव वालों का हाथ फिसलने लगा। रस्सी फिकवाइए अब यहाँ से जल्दी। आप लोग पहुंच गए ऊपर, जल्दी फिकवाइए। हाथ छूट रहा है, बस टाइट कीजिए, टाइट कीजिए। पकड़ लो, पकड़ लो। रस्सी पकड़िए, चलिए आ जाइए। यहाँ से काफी स्लिपरी है चट्टाने। एक एक पैर जमाना मुश्किल था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह ऊपर चढ़ते रहे। आखिरकार मंजिल हमारे सामने। कैरी ऑन। अरे वाह, पकड़िए। वी डिड इट। आखिरकार वो कुंड हमारे सामने था, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जान जोखिम में डालकर और जी तोड़ देने वाले खतरों का सामना कर आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं रहस्यमयी नागलोक के कुंड तक। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी नागलोक का कुंड है जिसके अंदर से एक गुप्त रास्ता रहस्यमयी दिव्य नागलोक तक जाता है। नागलोक सदियों से पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली है और खतरों का सामना करते हुए आज उस अनसुलझी पहेली के मुहाने पर हम हैं। कुंड पहाड़ के बीच बना था। कुंड के आसपास कोई प्राचीन इमारत, मूर्ति या कोई भी और साक्ष्य नहीं दिख रहा था। जिस नागलोक और नागसेना का नाम लेकर हमें अब तक डराया जा रहा था, उसका भी कोई नामो निशान नहीं। गांव वालों ने कहा कि नागलोक का रास्ता बाहर होता तो कोई भी दूरबीन से देख लेता। नागलोक का रास्ता तो कुंड के अंदर है। गहराई कितनी होगी? इसकी गहराई तो मापा नहीं गया है सर, तो इसका गहराई मेरे को तो अंदाज नहीं लगता है कि कितना है। इसके अंदर उतरा जाएगा दादा सेफ्टी के साथ, लेकिन नहीं सर, यहाँ तक आप लोग के चलते यहाँ तक तो आ गए, यहाँ उतरेंगे तो भाई उसका जिम्मेदारी आप पर रहेगा। हम जान जोखिम नहीं सर, आप कोई नहीं घुसा है इसमें जी, इसमें आज तक कोई नहीं घुसा है। जब पूर्वज लोग इसको नाप था किए तो उन लोग का भी समझ में नहीं आया। गांव वालों ने साफ कह दिया कि उन्हें हमारी सुरक्षा की चिंता है, वो हमें पानी में नहीं उतरने देंगे। लेकिन हम रहस्य खोलने के इतना पास थे, कुंड में तो जरूर जाएंगे। हमने मौका पाकर पानी में छलांग लगा दी। हमें बचाने के लिए एक गांव वाला भी फौरन कूद पड़ा। पानी के अंदर हमने काफी हाथ पैर मारा, लेकिन पानी बहुत धुंधला था, कुछ नजर नहीं आया। न कोई मूर्ति, न दरवाजा, न ही कोई सांप। सांस टूटी तो हम वापस आ गए। हमने गोप्रो कैमरे में देखा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखा। कुंड सैकड़ों फीट गहरा था। उसमें ज्यादा गहराई में उतरने की कोशिश करते तो वापस नहीं आते। हमने रहस्य खोलने के लिए एक रास्ता अपनाया। इस कुंड के अंदर रहस्यमयी नागलोक होने के दावे की एक आखिरी पड़ताल हम कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 15 किलो वजनी लगभग पत्थर है, इसमें रस्सी बांधकर हम इस रस्सी में गोप्रो कैमरा फिट करेंगे और फिर इस पत्थर को कुंड के अंदर छोड़ेंगे। अगर इस कुंड के अंदर कोई दिव्यलोक होगा, विशालकाय सर्प होंगे या किसी भी तरह के बड़े जलीय जीव होंगे, तो उनकी हलचल जरूर हमें अंदर तक दिखाई देगी।
हमने थोड़ी देर कैमरे को पानी में घुमाया। फिर धीरे धीरे कैमरे को बाहर निकाला। इस कुंड के अंदर हमने काफ़ी रस्सी छोड़ दी है। गोप्रो कुंड के अंदर है, रात भी हो रही है और बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर रुक कर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमें जिस रास्ते पर उतरना है वो रास्ता बेहद खतरनाक है। गोप्रो को निकाल कर देखते हैं कि कुंड के अंदर में वास्तविकता में है क्या। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कुंड में सदियों से डूबा हुआ रहस्य खुलने वाला था। पानी के अंदर हमने पत्थर से बांधकर गोप्रो कैमरे को सैकड़ों मीटर तक पानी के अंदर छोड़ा, लेकिन सिर्फ पानी, ये हरा पानी ही दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर और कोई दूसरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। दादा 1 मिनट, कुछ है पानी के अंदर, कुछ है। रुके रुके, अंदर एक सुरंग दिख रही है और इसके अंदर एक पिलर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, स्वर्ण आकृतियों से दिखाई दे रही है। क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी गोप्रो की स्क्रीन काफ़ी छोटी है, लेकिन इस गोप्रो कैमरे के अंदर कुछ तो ज़रूर कैद हुआ है। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखते हैं। आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, दिमाग सुन्न पड़ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव वालों को चट्टानों के बीच गुप्त सुरंग का रास्ता जाता दिखाई दे रहा था। दादा सही में कुछ तो भी है यार, सही में कुछ तो भी है। नहीं नहीं, कुछ तो है भाई, वो रास्ता टाइप का दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, कुछ तो मंदिर वंदिर या कुछ तो भी दिख रहा है। हमें रास्ता तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ एक पीली आकृति जरूर दिख रही थी। लेकिन वो क्या थी ये कैसे तय होगा? किसी मंदिर का खंबा, प्राचीन कलाकृति, या फिर किसी चट्टान पर बनी मोटी पीली रेखा? जितना अंदर कैमरा गया उतना अंदर जाना मुमकिन नहीं था। रात हो रही थी, अब यहां रुके तो नीचे नहीं उतर पाएंगे। रात होने का अब निकला जाए यहाँ से। इसको पकड़ी, काफी कीमती है। वक्त वापसी का था। आज भी काम खत्म। डन। और ये हंसी मौत को मात देकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की थी। रसिक, पहले किसको जरूरत पड़ा? इसको ना? यहाँ जोड़ा। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। कम करवाते हैं। दिखाइए, जरा खाई दिखाइए। हाँ, ये देखो, डाउन कर दो। और सिर्फ एक रस्सी का सहारा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ऐसे खतरों से टकराकर ये कहानी आप तक पहुंचाने में कामयाब रही। गोप्रो कैमरे में जो भी कैद हुआ उसे हमने ऑफिस में देखा, कई बार देखा, लेकिन इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि वीडियो में जो आकृति दिख रही थी वो कोई खंबा था, त्रेता युग के अनदेखे साक्ष्य तक पहुंचने का गुप्त रास्ता था, या फिर चट्टान पर पानी की वजह से बना कोई मामूली निशान था। जसपुर के उस प्राचीन कुंड में छुपा रहस्य थोड़ा खुला, थोड़ा नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रोमांचक सफर के साथ, जिसमें होगा थोड़ा सच, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।